दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट्स में, इक्विटी मार्केट्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट में 5000 से ज्यादा स्टॉक लिस्टेड है। तो उनमें से कौन सा स्टॉक चुने, उनको एनालाइज कैसे करें, उनकी बैलेंस शीट कैसे पढ़ें, उसका मैनेजमेंट एनालिसिस कैसे करें, तो ये एक इतना लंबा और हार्ड प्रोसेस हो जाता है कि हम स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते ही नहीं। लेकिन इस प्रॉब्लम को सोल्व करता है एक म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि म्यूचुअल फंड बहुत सारे लोगों से पैसा इकट्ठा करके उसको फर्दर इक्विटी मार्केट्स में, डेट मार्केट्स में इन्वेस्ट करता है और फिर जो भी उससे प्रॉफिट होता है उसको उसके यूनिट होल्डर्स में बांट देता है। तो डेट म्यूचुअल फंड्स और उसके टाइप्स तो हमने डिस्कस कर लिए थे पिछली वीडियो में, और इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। और हम जब भी इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने जाते हैं तो उसमें हमें बहुत सारी कैटेगरीज देखने को मिलती है, जैसे लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड्स, सेक्टोरल फंड्स या कोई वैल्यू फंड। तो ये सब फंड्स क्या होते हैं, कैसे इनकी कैटेगरीज डिवाइड करी गई हैं, इन सबको समझने वाले हैं हम, और कौन सी कैटेगरी हमारे लिए बेस्ट रहेगी, किसमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। और दोस्तों, हम ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके अपने टैक्स में डिडक्शन पा सकते हो और अपना टैक्स बचा सकते हो। ये सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को पूरा समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ललित, आप देख रहे हैं फाइनेंशियल ज्ञान। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार, आगे चलने से पहले आप चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं आपके लिए आगे ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आऊं तो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उसका फायदा उठा सकें। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। तो दोस्तों, यहाँ इक्विटी से मतलब है इक्विटी शेयर। तो जो भी म्यूचुअल फंड्स किसी भी कंपनी में हिस्सेदारी खरीदते हैं, यानी उसके इक्विटी शेयर्स खरीदते हैं, उन्हें हम इक्विटी म्यूचुअल फंड्स कहते हैं। तो जैसे आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, वो फर्दर किसी कंपनी के शेयर खरीदता है और फिर उससे जो भी प्रॉफिट होता है उससे अपनी 1-1.5% फीस काटकर अपने म्यूचुअल फंड के यूनिट होल्डर्स में बांट देती है। लेकिन दोस्तों, अब बात आती है कि हमें इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, क्यों ना हम डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। तो दोस्तों, अगर हम हिस्टोरिकल रिटर्न्स देखें डिफरेंट एसेट क्लास के, तो इक्विटी क्लास एक ऐसी एसेट क्लास है जिसने सभी एसेट क्लास को आउट परफॉर्म किया है। उसने डेट से, गोल्ड से, रियल एस्टेट से सबसे ज्यादा रिटर्न पिछले सालों में अगर हम देखें तो वो हमें इक्विटी क्लास ने दिया है। अगर आप कोई अच्छा म्यूचुअल फंड चूज करते हो तो आपको 22 से 25% तक के रिटर्न इक्विटी म्यूचुअल फंड में देखने को मिल जाते हैं। और क्योंकि एक म्यूचुअल फंड बहुत सारी कंपनीज में इन्वेस्ट करता है और प्रोफेशनल मैनेजर्स उसको हैंडल करते हैं, तो उससे हमारा रिस्क भी कम हो जाता है और रिटर्न बढ़ जाता है। तो इसलिए अगर आपको ज्यादा रिटर्न चाहिए अपनी इन्वेस्टमेंट पर, तो आपको इक्विटी क्लास पर जरूर ध्यान देना चाहिए, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, सवाल वही आगे रुक जाता है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। इतने सारे टाइप्स हैं म्यूचुअल फंड के, मिड कैप, स्मॉल कैप, वैल्यू फंड, सेक्टोरल फंड। तो इनमें से कौन सा चूज हमें करना चाहिए। तो दोस्तों, इन सब फंड्स को समझने से पहले, जैसा कि मैं हमेशा आपको बताता हूँ, 5 चीज आपको हमेशा क्लियर होनी चाहिए किसी भी चीज में इन्वेस्ट करने से पहले। पहला, आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन, कितने टाइम के लिए आपको इन्वेस्ट करना है। 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल, 10 साल, 15 साल। टाइम होराइजन के बेसिस पर ही आपको अपना म्यूचुअल फंड या फिर अपनी एसेट क्लास चूज करनी चाहिए। क्योंकि अगर मान लीजिए आपकी 6 महीने का टाइम होराइजन है, तो आपको इक्विटी क्लास चूज ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इक्विटी क्लास में इतने उतार चढ़ाव होते हैं कि हो सकता है 6 महीने बाद आपको आपकी इन्वेस्टमेंट वापस चाहिए हो और मार्केट उस टाइम गिर गई हो, तो आपका तो लॉस हो जाएगा। इसलिए अगर आपको कम टाइम के लिए इन्वेस्ट करना है तो आपको डेट म्यूचुअल फंड प्रेफर करने चाहिए। और लॉन्ग टर्म के लिए आपको इन्वेस्ट करना है तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में इक्विटी में रिस्क कम और रिटर्न ज्यादा हो जाता है। उसके बाद आपका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, किस चीज के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हो। अगर आप रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको इंडेक्स फंड्स की तरफ जाना चाहिए, जिनमें आपकी कॉस्ट कम होती है। या फिर 4-5 साल के लिए अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप मिड कैप या स्मॉल कैप की तरफ जा सकते हो। तीसरा आपका आ जाता है रिस्क एपेटाइट, आप कितना रिस्क लेने के लिए तैयार हो अपनी इन्वेस्टमेंट पर। ज्यादा रिस्क अगर आप लेना चाहते हो तो आप स्मॉल कैप, मिड कैप की तरफ जा सकते हो, लेकिन अगर आप कम रिस्क चाहते हो तो आप लार्ज कैप स्टॉक्स को प्रेफर कर सकते हो। फोर्थ जो आपका फैक्टर अफेक्ट करता है आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन को, वो है आपका रिटर्न। कितना रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर रहे हो अपनी इन्वेस्टमेंट पर।
जिससे कि आपके गोल अचीव हो जाएं। उस हिसाब से आपको चूज करना चाहिए। और पांचवा फैक्टर आपका कॉस्ट, कि जहां भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उस पर कॉस्ट कितनी आपको लग रही है, कहीं वो आपके रिटर्न को कम तो नहीं कर रही। तो ये 5 फैक्टर हमें सबसे पहले एनालाइज करना चाहिए, उसके बाद ही किसी एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों ये 5 फैक्टर डिसाइड करने के बाद अब हम देखते हैं कि टाइप ऑफ इक्विटी म्यूचुअल फंड्स कौन कौन सी है। मेनली 10 टाइप्स हैं, फटाफट से हम समझ लेते हैं वो कैसे काम करती है और कौन सी आपके लिए बेस्ट होगी। तो दोस्तों सबसे पहला जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है लार्ज कैप फंड्स। लार्ज कैप फंड्स कौन से होते हैं? तो दोस्तों शेयर मार्केट में 5000 लिस्टेड कंपनी है। सेबी की डेफिनेशन के हिसाब से, मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से जो भी शुरुआत की 1 से लेकर 100 तक जो कंपनियां हैं वो हमारी लार्ज कैप में आती हैं। उसके बाद 101 से लेकर 250 तक जो कंपनियां हैं वो हमारी मिड कैप में आती हैं और उसके ऑनवर्ड्स हमारी स्मॉल कैप में आती हैं। तो दोस्तों लार्ज कैप जो म्यूचुअल फंड होता है वो हमेशा शुरू की 1 से लेकर 100 तक जो भी कंपनियां हैं उसी में इन्वेस्ट करता है। और सेबी की गाइडलाइन के हिसाब से लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स को मिनिमम अपना 80% पैसा इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करना पड़ता है। उसके अलावा जो पैसा बचता है उसको वो कैश की फॉर्म में रख सकते हैं ताकि कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आए तो तब इन्वेस्ट कर दें वो उसमें। तो लार्ज कैप फंड में एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर जिसका की रिस्क एपेटाइट कम है, जिन्हें कम रिस्क लेना है, वो लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि लार्ज कैप कंपनियां जो हैं उनमें वोलेटिलिटी कम होती है, उनके शेयर प्राइस ज्यादा ऊपर नीचे नहीं जाते। तो अगर आप एक इन्वेस्टर हो जिसे ज्यादा रिस्क लेना पसंद नहीं है तो आप लार्ज कैप स्टॉक्स को प्रेफर कर सकते हो। और दोस्तों एक बात आप हमेशा याद रखना कि इक्विटी एसेट क्लास में आप इन्वेस्टमेंट जब ही करना जब आपका टाइम होराइजन 3-4 साल से ज्यादा ही हो, क्योंकि इक्विटी एसेट क्लास काफी वोलेटाइल है, मार्केट्स कब ऊपर नीचे हो जाए पता नहीं चलता। तो अगर आपका टाइम होराइजन जितना ज्यादा हो उतना आपके लिए अच्छा होता है इक्विटी एसेट क्लास में। और अगर आपका टाइम होराइजन कम है 1-2 साल 3 साल तक का, तो फिर आपको डेट म्यूचुअल फंड प्रेफर करने चाहिए। तो दोस्तों दूसरी जो कैटेगरी है हमारी वो है मिड कैप फंड्स। 101 से लेकर 250 तक जो कंपनियां हैं वो हमारी मिड कैप फंड्स हैं। तो अकॉर्डिंग टू सेबी गाइडलाइंस मिनिमम 65% पैसा मिड कैप फंड्स को मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करना पड़ता है इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड एसेट्स में। इनमें जो रिस्क होता है वो अकॉर्डिंग टू लार्ज कैप थोड़ा हाई होता है और रिटर्न भी उनके अकॉर्डिंगली थोड़ा ज्यादा होता है। तो अगर आप एक इन्वेस्टर हो जो थोड़ा सा हाई रिस्क लेना चाहते हैं हाई रिटर्न के लिए, तो आप मिड कैप स्टॉक्स को प्रेफर कर सकते हो। तीसरी जो हमारी कैटेगरी आ जाती है वो है स्मॉल कैप फंड्स। इसमें भी सेम मिनिमम 65% पैसा म्यूचुअल फंड्स को अपना स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना पड़ता है। और इसमें जो आपका रिस्क है वो रिलेटिवली लार्ज और मिड कैप से और ज्यादा हाई हो जाता है, क्योंकि कंपनीज थोड़ी छोटी होती हैं, उनके डिफॉल्ट करने के या फ्रॉड करने के चांसेस ज्यादा हैं। और लार्ज और मिड कैप के कंपैरिजन में इनका रिटर्न भी हाई होता है, क्योंकि जो स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं वही आगे चल के लार्ज कैप बनती हैं। क्योंकि आपकी रिलायंस, इन्फोसिस, टीसीएस ये भी कभी स्मॉल कैप कंपनीज हुआ करती थी और ये बाद में लार्ज कैप हुई है। तो आपको एक ट्रेमेंडस रिटर्न चाहिए तो स्मॉल कैप में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि जब वो कंपनीज हाई रिटर्न प्रोवाइड करेगी तो आपकी इन्वेस्टमेंट पर भी आपको हाई रिटर्न मिलेगा। उसके बाद बहुत सारे इन्वेस्टर होते हैं जो थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं, मतलब ज्यादा नहीं, कुछ वो चाहते हैं कि लार्ज कैप में उनका इन्वेस्टमेंट रहे लेकिन उनका थोड़ा रिटर्न ज्यादा आ जाए। तो उनके लिए सेबी ने बनाई है लार्ज एंड मिड कैप स्टॉक्स की कैटेगरी, जिसमें कि आपका 35% पैसा लार्ज कैप में और 35% पैसा आपका मिड कैप में इन्वेस्ट होता है, जिससे कि आपको पैसे पे सेफ्टी भी होती है और आपका थोड़ा रिटर्न भी ज्यादा आ जाता है। अब बहुत सारे इन्वेस्टर ऐसे भी होते हैं वो चाहते हैं कि उनका पैसा तीनों कैटेगरीज में जाए, लार्ज कैप में भी, मिड कैप में भी और स्मॉल कैप में भी। तो हमारी पांचवी कैटेगरी आ जाती है मल्टी कैप स्टॉक की कैटेगरी, जिसमें कि आपका पैसा लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट किया जाता है। इसमें आपका रिस्क मॉडरेट होता है और आपको रिटर्न अच्छा मिल जाता है, क्योंकि आपका एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो हो जाता है, हर तरीके की कंपनीज में आपका इन्वेस्टमेंट हो जाता है। तो अगर आप चाहते हो कि हर कंपनीज में आपका डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो रहे तो आप मल्टी कैप स्टॉक्स को प्रेफर कर सकते हो। दोस्तों 6th जो हमारी कैटेगरी है वो है डिविडेंड यील्ड फंड्स। अब बहुत सारे इन्वेस्टर ऐसे होते हैं जो अपने पैसे पर टाइमली रेगुलरली डिविडेंड चाहते हैं कि उनको एक रेगुलर डिविडेंड इनकम होती रहे, तो वो एक डिविडेंड यील्डिंग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि म्यूचुअल फंड 65% पैसा अपना डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स में लगाता है, जैसे कि कोल इंडिया कंपनी है या और भी कंपनी जो कि डिविडेंड ज्यादा देती हैं। ऐसे स्टॉक्स में ये म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करते हैं और आपको टाइमली डिविडेंड की फॉर्म में इनकम होती रहती है। दोस्तों 7th जो हमारी कैटेगरी है वो है वैल्यू फंड या फिर कॉन्ट्रा फंड।
बहुत सारे लोग जो वॉरेन बफेट को फॉलो करते हैं, जो कि वैल्यू इन्वेस्टिंग की स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं, पसंद करते हैं, उनके लिए बनाया गया वैल्यू फंड। वैल्यू फंड ऐसे फंड होते हैं जो कि ऐसे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करते हैं जो कि अपनी वैल्यू से कम पर ट्रेड हो रहे होते हैं और उस टाइम पर उन्हें बाय करते हैं, ताकि फ्यूचर में जब मार्केट उनकी वैल्यू को पहचाने, उनका प्राइस बढ़े, तो आपका म्यूचुअल फंड आपको अच्छे रिटर्न प्रोवाइड कर सके। और कॉन्ट्रा फंड भी ऐसे ही फंड होते हैं जो कि अंडर वैल्यूड स्टॉक या फिर अंडर परफॉर्मिंग, अंडर स्ट्रेस्ड स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे कि कुछ टाइम के लिए काफी कंपनीज में जैसे प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे कि रेरा आया, तब बहुत सारी रियल एस्टेट कंपनीज में हमें गिरावट देखने को मिली, लेकिन उनमें से बहुत सारी अच्छी रियल एस्टेट कंपनीज भी थी जो कि फ्यूचर में हमें अच्छे रिटर्न दे सकती हैं। तो ऐसे स्टॉक्स को ये सब फंड चूज करते हैं और उनमें इन्वेस्ट करते हैं ताकि फ्यूचर में हमें अच्छा रिटर्न दे सकें। तो अगर आप एक वैल्यू इन्वेस्टर हैं, अंडर परफॉर्मिंग या फिर अंडर वैल्यू स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, तो आप वैल्यू फंड की तरफ जा सकते हैं। दोस्तों 8th आपकी आ जाती है फोकस्ड फंड की कैटेगरी। दोस्तों फोकस्ड फंड की एक ऐसी कैटेगरी है जो कि अपना मिनिमम 65% पैसा सिलेक्टेड 30 कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। जैसा कि हमें नाम से ही क्लियर हो रहा है, ये कि फोकस्ड फंड है और उन्हीं 30 कंपनीज पर ये फोकस करते हैं जिन्हें ये चूज करके इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर आप चाहते हो आपका म्यूचुअल फंड मैनेजर स्पेसिफिकली सिर्फ अच्छी बढ़िया कंपनीज चूज करे, बेमतलब की 50-100 कंपनीज में आपका पैसा इन्वेस्ट ना करे, तो आप एक फोकस्ड फंड चूज कर सकते हो जो कि सिर्फ 30 कंपनीज में इन्वेस्ट करता है और आपको हाई रिटर्न प्रोवाइड करने की कोशिश करता है। दोस्तों 9th आपका फंड है सेक्टोरल फंड या फिर आप उसे कह सकते हैं थीमेटिक फंड। ये फंड्स मिनिमम अपना 80% पैसा किसी स्पेसिफिक सेक्टर में या फिर किसी स्पेसिफिक थीम के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करते हैं। सेक्टर से मेरा मतलब है जैसे कि अगर आपको लगता है आने वाले टाइम में फ्लाइंग कार्स आ जाएंगी, या फिर जैसे आपको लगता है आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी अच्छा करेगी, तो आप ऑटो सेक्टर में या फिर टेक्नोलॉजी सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हो, जिससे कि आपका रिटर्न बढ़ सकता है। या फिर कोई थीमेटिक म्यूचुअल फंड जो कि स्पेसिफिकली टेक्नोलॉजिकल थीम को फॉलो करता हो या फिर जिस भी तरीके की आपकी इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट हो उस थीम को फॉलो करता हो, तो आप इस म्यूचुअल फंड को प्रेफर कर सकते हो। और दोस्तों लास्ट फंड्स है आपके इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम फंड्स। दोस्तों इसका नाम तो आपने सुना ही होगा, सेक्शन 80C आपके इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के अंडर ये स्कीम आती है। तो आप 1.5 लाख तक का टैक्स डिडक्शन पर बेनिफिट आप पा सकते हो अगर आप इस स्कीम में इन्वेस्ट करते हो। ये स्कीम मिनिमम अपना 80% पैसा इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करता है। तो 80C के अंदर आपको बहुत सारी स्कीम्स दी गई हैं, जैसे ELSS फंड्स या फिर सुकन्या समृद्धि योजना या फिर आपका फिक्स डिपॉजिट या फिर आपका नेशनल सेविंग स्कीम या फिर PPF, ये बहुत सारी स्कीम दी गई हैं। तो सबसे ज्यादा रिटर्न आपको इक्विटी फंड्स में ही मिलता है। अगर आप ज्यादा रिटर्न चाहते हो तो आपको जरूर ELSS फंड्स ट्राई करने चाहिए। इसमें आपका 3 साल का लॉक इन होता है, लेकिन अगर आप चाहो तो डिविडेंड पे आउट के लिए आप ऑप्ट कर सकते हो, जिसपे आपको रेगुलर डिविडेंड मिलता रहेगा, लेकिन पैसे आप अपने 3 साल के बाद ही निकाल सकते हो। तो अगर आप टैक्स की सेविंग करना चाहते हो तो आप ELSS फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। इसमें आपको लॉन्ग टर्म के लिए 12 से 14% तक का रिटर्न देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों ये थे हमारे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स और उनके टाइप्स। तो दोस्तों आगे आप कौन से टॉपिक्स पर वीडियो चाहते हो ये भी आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हो। कोई भी चीज अगर आपको समझ नहीं आएगी हो, कुछ पूछना हो, तो आप डायरेक्ट हमारे इंस्टाग्राम पेज पर मैसेज कर सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं ऐसी ही इंफॉर्मेटिव नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जुड़े रहें, बने रहें। थैंक यू सो मच।